Hello student, we have already completed chapter 10 in science. Now we will start chapter 11. The chapter name is air, water and weather. Let's learn about this chapter. Now we will discuss these points in this video. The first point is air, second weather, water, purification of water, weather affects the crops, composition of air, evaporation, weather, hot and cold air, condensation, sun cases, changes in weather. Now student, we will start. The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. जो अर्थ होती है स्टूडेंट्स हमारी, वो एक कंबल से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. Weather is the condition of the atmosphere around us. It changes from time to time. हमारे आसपास की वातावरण की स्थिति है एटमॉस्फेयर. It changes from time to time, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. अब पढ़ते हैं बेटा एयर. एयर होती क्या है? आप सभी को पता है एयर क्या होती है? हवा होती है. इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. हम सांस लेते हैं, उसके लिए हमें एयर की नीड होती है. कोई भी चीज़ हमें फिल करनी होती है, उसके लिए हमें एयर की नीड होती है. चलो पढ़ते हैं इस वीडियो में. एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हमारे चारों ओर है, हर जगह है. इवन इन द एम्प्टी बॉक्स, मतलब कि एक खाली बॉक्स में भी एयर है. इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो इन वाटर वी कैन नॉट स्मेल एयर. तो स्टूडेंट्स, जो क्रैक्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उन सब में भी हमारी हवा जो एयर होती है उसमें भी होती है. वी कैन नॉट स्मेल एयर. इट इज़ odorless. वी कैन ओनली फील इट. Air help us in various ways. We need air to breathe, filling in the balloon, flying parachute, flying the kite and for many other purposes. एयर का जो हम यूजेस करते हैं वो फ्लाइंग पैराशूट में भी करते हैं, ब्रीथ लेने में भी करते हैं और सब अदर पर्पसेस के लिए भी हम एयर का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है हमारी जो हवा होती है, एयर होती है, वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है. ठीक है, उसमें जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन. बहुत कम अमाउंट में ये सारी गैसेस हमारे एयर में होती है. अब इसमें बेटा हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ अदर गैसेस हैं. नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन है 21% है और जो अदर गैसेस हैं वो 1% है. अब नाइट्रोजन क्या है? अब नाइट्रोजन के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स आपको. इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर. लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. इट ऑल्सो कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल. जो बेटा नाइट्रोजन होती है वो वायु का एक घटक है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटक होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जो लोग होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होती हैं, इसे यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते. हवा में डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है. और इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. और इसका यूज़ किसकी हेल्प के थ्रू किया जाता है? बैक्टीरिया इन द सॉइल. अब जो नेक्स्ट है ऑक्सीजन. प्लांट्स एंड एनिमल नीड इट फॉर द रेस्पिरेशन के लिए. इट इज़ हेल्प्स इन बर्निंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट एंड कोल्ड एयर. अब हॉट एंड कोल्ड एयर क्या होती है? गर्म और ठंडी हवाएं. द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर. द सन heats up the air making it lighter. The hot and light air rises up and the cool air takes its place. This movement of air causes winds. इसमें जो है बेटा हमारी जो सूरज की गर्मी होती है वायु को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हवा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. और सूरज की गर्मी जो है इससे जो है ये हवा को बहुत हल्की बनाती है. द हॉट एंड लाइट एयर राइज अप एंड द कूल एयर टेक इट्स प्लेस. जो गर्म और हल्की हवाएं होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं और जो ठंडी हवा होती है वो अपना एक स्थान ले लेती हैं. इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? एयर केसेस विंड्स. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज सी एंड लैंड ब्रीज. अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं.
During the day, the land gets warmer faster than the water. The air above the land too becomes warm and rise up. The cool air from the sea moves towards the land and take its place. This is called sea breeze. अब दिन के समय में क्या होता है भाई, जो लैंड होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग जो तेजी से हवा जो है बहुत तेज फास्टर होती है ये हवाएं. द एयर अबव द लैंड टू बिकम्स वार्म एंड राइज अप. और जो भूमि से ऊपर उठती हैं हवाएं बेटा वो गर्म होती हैं और वो क्या होता है वो ऊपर की ओर उठेंगी और उससे क्या होगा, द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड एंड टेक इट प्लेस. और जो ठंडी हवाएं होंगी वो क्या होंगी, वो समुद्र से निकल के कहाँ, ऊपर की ओर भूमि की तरफ को चली जाएंगी, अपनी जगह बना लेंगी. इसी को ही हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन वाटर. तो इसमें क्या होता है बेटा, जो समुद्र के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती हैं. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स इन टूवर्ड्स द सी एंड टेक इट प्लेस. इसमें क्या होता है बेटा, सी ब्रिज के अपोजिट होता है बिल्कुल. इसमें ये भूमि के ऊपर उठ जाती हैं और ये सी की तरफ चली जाती हैं. इसी को कहते हैं हम लैंड ब्रिज. अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रिज ब्लोज एट नाइट. दिन में समुद्र की हवाएं चलती हैं और रात में लैंड की हवाएं चलती हैं. अब है वाटर. वाटर क्या है बेटा, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो है 3.4 जो पार्ट है वो अर्थ को पूरा कवर्ड करके रखा हुआ है पानी में. ये कहाँ कहाँ पे दिखता है, लेक्स में, रिवर में, सी में, ओशियंस, वेल्स एंड अंडर द ग्राउंड. वाटर का जो वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वो हवा में भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर में भी. वाटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट और ये 3 स्टेट्स में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबल. ये है क्या, इंटरचेंजेबल है. अब पढ़ते हैं हम इवेपोरेशन. भाई इवेपोरेशन क्या होता है, जो हमारी सूरज की गर्मी होती है वो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी को वाष्प में बदल देती है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब मतलब वे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया एंड ड्राई एरिया, ठीक है. अब ड्राई एयर. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर. जब जलवाष्प ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, वो जलवाष्प में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा. द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं. इट इज रिजर्व ऑफ एवेपोरेशन. इट नेचर द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर इन मैनी वेज. कौन कौन से होते हैं वो, clouds, dew, frost, fog, rain, hailstones and snow are all example of condensation. Let's learn how these are formed. Clouds. Clouds तो बेटा आपको पता ही है, clouds क्या होते हैं, जो स्काई में दिखते हैं ना आपको, बादल, ठीक है, ये आपको दिख ही रहे हैं, ये रहे आपको. तो ये clouds are formed when water vapor condenses into teeny water droplets. Bigger water droplets make rain. और इससे क्या बनती है, हमारी बारिश भी बनती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्यू. ड्यू क्या होती है, ओस की बूंदें. आपको पता ही है, जब ज़्यादा सर्दी होती है, मॉर्निंग में आप देखते हो ना ग्रासेस पे छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उसी को ही बोलते हैं हम ड्यू. ड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन कूल ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, frost is formed in very cold places where the temperature at level is lower than 0 degree and dew turns into ice. It causes damage to crops. अब frost क्या होता है बेटा, इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत 0 डिग्री उस पर होता है, इसमें बहुत लो टेम्परेचर होता है हमारा, और इससे क्या होती है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग.
फॉग अकर्स व्हेन डेंस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट अ लो लेवल, और ये लो लेवल पे बनता है। फॉग क्या होता है आपको पता है, कोहरा। जब आप स्कूल आते हो, स्कूल में देखते हो ना, जब ऐसा कोहरा होता है, उसी को ही फॉग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेन। आप सभी को पता है रेन क्या होती है, रेन तो बारिश होती है। आप कहोगे मैम ये रेन कैसे बनती है? रेन, चलो हम बताते हैं आपको रेन कैसे बनती है। रेन इज द फॉलिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स when they becomes too large and heavy to remain in the air। जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है क्लाउड्स के बीच में, तो उससे क्या होता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती और वो रेन के थ्रू रेन का नाम दे देते हैं और उसको पानी नीचे आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम रेन। नेक्स्ट हमारा हिल स्टोन्स। अब हिल स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन मीन्स पत्थर होता है, ठीक है। अब जब बारिश होती है, बारिश जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो उसमें ओले बोलते हैं उनको, और वो कैसे होते हैं? वो बॉल के शेप में होते हैं, छोटे छोटे से। आप उनसे खेलते भी हैं, इकट्ठे कर लेते हैं घर में। When raindrops pass through very cold air in the atmosphere, they freeze into balls of ice. These balls of ice fall to the ground as hill stones। और जब ये ग्राउंड पे गिर जाती है, इनको क्या नेम दे देते हैं हम? हिल स्टोन्स। और ये बेटा हमारे फ्रिज में भी रहती हैं जब ज़्यादा। सो स्टूडेंट, हिल स्टोन्स के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम स्नो। स्नो आपको पता ही है, स्नो क्या होती है? बर्फ होती है। स्नो इज फॉर्म्ड इन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स वेयर टेम्परेचर इज नियर फ्रीजिंग पॉइंट एंड द वाटर वेपर इन क्लाउड्स फ्रीजेस इनटू क्राइस्टल्स ऑफ आइस विच गैदर एंड फॉल डाउन। अब जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर ये स्नो बनेगी। तो स्नो में क्या होता है? स्नो यहाँ तक गई। माउंटेन्स वेयर टेम्परेचर इज नियर फ्रीजिंग पॉइंट, और स्नो जो तब पड़ती है जब उसका टेम्परेचर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट पे हो जाता है। और ये गिरती कहाँ पे है? लाइक माउंटेन्स एरियाज पे, ठीक है। और एंड द वाटर वेपर इन द क्लाउड्स फ्रीजेस इनटू क्ले क्राइस्टल्स ऑफ आइस विच गैदर एंड फॉल डाउन। और इसी से क्या होती है? स्नो पड़ने लगती है। डू यू नो क्लाउड शीडिंग इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ फॉर्मिंग क्लाउड्स। क्या आप जानते हो कि हम क्लाउड्स को जो है आर्टिफिशियल वे में भी बनते हैं? दिस इज डन टू ब्रिंग रेयर टू एयर एरियाज विच डू नॉट रिसीव इनफ रेनफॉल। अब जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती है तो हम क्या है, इस वे को अपनाते हैं, आर्टिफिशियल वे को, जिससे वहाँ पे बारिश हो जाए। नेक्स्ट हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। अब प्योरीफिकेशन कैसे होगा बेटा? अब आप कहोगे मैम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है? अब हमें पानी पीने के लिए उसे प्योर तो करना पड़ेगा, जिसमें इम्प्योरिटीज़, मतलब कि जिस वाटर में सैंड, डर्ट, मड एंड जम्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ टू टाइप्स की होती है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जिसमें सॉल्ट जो होता है, कोई भी तरल पदार्थ होता है ऐसा लिक्विड, वो घुल जाए, उसको सोल्यूबल बोलेंगे। और इनसोल्यूबल वो होता है जिसमें सॉल्ट, सैंड, रेत, मतलब ये ना घुले, उसको इनसोल्यूबल बोलेंगे। अब इसको कैसे हम इम्प्योर को प्योरीफाई करेंगे वाटर को? Impurities in water can be separated by any of the following method। फर्स्ट है बेटा बॉइलिंग। अब बॉइलिंग करके हम पानी को उबाल के एटलीस्ट 10 मिनट्स तक हम पानी को उबालेंगे, जिससे उसके अंदर के जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे और हमारा पानी प्योरीफाई हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब ये दो टाइप्स और हैं जिनसे हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं पीने लायक। इसमें क्या है? व्हेन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड मड आर प्रेजेंट इन वाटर, जब सैंड और मड जो होगा वाटर के अंदर होगा, वी प्योरीफाई वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। हम इन दो तरीकों से पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फर्स्ट, वाटर इज अलाउड टू सेंड फॉर फ्यू आवर इन अ कंटेनर टू सेटल डाउन द इम्प्योरिटीज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जितनी भी उसमें अशुद्धियाँ होंगी, जितने भी सैंड, मड, ये सब चीज़ें होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी, जिससे हमारा ऊपर का जो प्योरीफाई वाटर होगा वो ऊपर रह जाएगा। इसी को ही हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। आफ्टर दैट वाटर इज प्योर
poured out very gently without disturbing the settled impurities. This is called decantation. और जो हमारा प्योरीफाई वाटर होगा हम उसको निकाल लेंगे बिना इम्प्योरिटीज़ को डिस्टर्ब किए हुए, इसी को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। आप बेटा ये सब चीज़ें आप डायग्राम में भी देख सकते हो। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? चलिए ये भी एक वाटर को प्योरीफाई करने का एक तरीका है। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये वाटर को प्योरीफाई करने का डिकेंटेशन से भी अच्छा है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम वाटर को एक बीकर में रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, पेपर को उसके ऊपर ढक देते हैं और वाटर जो इम्प्योरिटीज़ वाला होता है उसके ऊपर डाल देते हैं, और क्या होगा, हमारा प्योरीफाई वाटर निकल के आ जाएगा। जो नीचे रहेगा उसको फिल्ट्रेट वाटर बोलेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट हमारा क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में क्या है, ये भी एक मेथड है। इन दिस मेथड क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इज वाटर इज यूज्ड क्लोरीनेशन। हम क्या करते हैं, क्लोरीन को वाटर में ऐड कर देते हैं जिससे हमारे जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। Soluble impurities are more difficult to separate than insoluble impurities. These impurities can be separated through boiling water. Chemicals like chlorine, bleaching powder or potassium permanganate are also added to kill the germs in water. हम क्या करेंगे, जितने भी हमें थिंग्स बताई हैं इनको हम वाटर में ऐड करेंगे जिससे हमारा वाटर जो है शुद्ध हो जाए, प्योरीफाई हो जाए और पीने लायक हो जाए। और इनसे इनको ऐड करने के बाद में ये सारे जो है जर्म्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर। वेदर आप सभी को पता है क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण। वेदर इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम इन रिलेशन टू हीट, क्लाउडनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, wind and rain. The weather can be hot, cold, windy, dry and humid. हमारा जो वेदर है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है और विंडी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वेदर हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, और वेदर हमारा डे टू डे चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा सन केसेस चेंज इन वेदर। द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केसिंग चेंजिंग इन वेदर कंडीशन व्हेन सन राइजेस और सेट। इट रेज आर स्लैंटिंग सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल। एट नून द सन रेज fall directly on the earth, therefore the noon time is the hottest part of the sun. अब सन का जो है बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो बिल्कुल सारे में क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या करेंगे बेटा हम, अगर ये नहीं होगा तो सारे में क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सन तो हमारी नेचर लाइट है, ये नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। अब क्या होता है बेटा, इससे जो है जो हमारा हॉटेस्ट पार्ट इसी की वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेदर अफेक्ट द क्रॉप्स। अब वेदर कैसे अफेक्ट करता है क्रॉप्स को, फसलों को। वेदर शुड बी सुटेबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सडन चेंजेस इन वेदर डैमेज द क्रॉप्स। जो अचानक से चेंज होते हैं वेदर, उससे क्या होती है, हमारी फसल जो है ख़राब हो जाती है। अब बिना वेदर के बारिश पड़ जाए, फसल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से लैक ऑफ रेन एंड लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। बारिश की कमी से और लंबे समय तक गर्मी होने से और सूखा पड़ने से भी हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्टॉर्म द फ्रूट्स फॉल ऑफ। हेलस्टॉर्म्स डैमेज द ब्लॉसम, fruits etc. So a suitable weather is necessary for the growth and development of crops. तो हमें जो है वेदर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो टाइम टू टाइम चेंज होगा अपने अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी डेवलप होंगी और हमारा नेचर भी अच्छा रहेगा।
सो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, वीडियोस देखनी है। थैंक यू।